हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम देखेंगे 14 जुलाई का करंट अफेयर। तो बढ़ते हैं हम अपने आज की क्लास की ओर। करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ। एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो आप सब जुड़ जाइए उड़ान एकेडमी के चैनल से और बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर आज के। तो आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है, बताइए। 13 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व ऑन 13 जुलाई। तो 13 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस हो गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सॉन्ग डे, या फिर विश्व निद्रा दिवस, या फिर विश्व रॉक डे। अब 13 जुलाई की बात करें हम, 13 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बताइए आप लोग। 13 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 जुलाई को मनाया जाता है हमारा विश्व रॉक डे। कौन सा? विश्व रॉक डे हम 13 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 जुलाई को। अच्छा, विश्व रॉक डे को हम 13 जुलाई को क्यों मनाते हैं, बताइए। विश्व रॉक डे को हम 13 जुलाई को क्यों मनाते हैं? यह जो दिन है, वो रॉक म्यूजिक होते हैं ना, रॉक म्यूजिक, और उनसे जुड़े हुए जो कलाकार होते हैं, जो उनको गाते हैं रॉक म्यूजिक को, उनको सम्मान करने के लिए, सम्मानित करने के लिए इस दिन को 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, विश्व रॉक डे। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कौन सा? विश्व रॉक डे। कब? 13 जुलाई को। रॉक म्यूजिक कलाकारों को सम्मानित करने के लिए। किसके लिए? रॉक म्यूजिक कलाकार, कलाकारों को सम्मानित करने के लिए। किस लिए मनाते हैं विश्व रॉक डे? विश्व रॉक डे, तो रॉक म्यूजिक जो कलाकार होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए 13 जुलाई को विश्व रॉक डे मनाते हैं। अच्छा, जब दिवस का क्वेश्चन आया तो हम हर बार क्या करते हैं, दिवस के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। जुलाई में कितने दिवस अब तक आए हैं। अब जुलाई के दिवसों की हम बात करें तो बताइए, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है अपना कौन सा? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस? 1 जुलाई को। अच्छा, 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये बताइए। 2 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? इसी के साथ 3 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 3 जुलाई के बाद 6 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 9 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? और और कौन से दिवस मनाते हैं? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये सब लोग आप मुझे बताइए। ये आप लोग मुझे बताइए। 2 जुलाई की बात करें तो 2 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व यूएफओ दिवस। कौन सा? विश्व यूएफओ दिवस। 3 जुलाई को कौन सा मनाते हैं, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई को दो दिवस मनाते हैं। 6 जुलाई को कौन कौन सा दिवस मनाते हैं? एक तो विश्व जूनोसिस दिवस हो गया अपना, और दूसरा कौन सा हो गया? विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। कौन सा? विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। और दूसरा कौन सा? 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। विश्व जूनोसिस दिवस। अच्छा, 9 जुलाई को कौन सा मनाते हैं? 9 जुलाई को क्या है, एबीवीपी की स्थापना हुई थी, इसलिए 9 जुलाई को हम एबीवीपी की स्थापना दिवस मनाते हैं। कौन सी? एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अच्छा, 11 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस। रिवीजन कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना अपनी कॉपियों में। विश्व जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई को। 13 जुलाई को कौन सा? विश्व रॉक डे। तो जुलाई के कुछ दिवस हैं। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 जुलाई को विश्व रॉक डे मनाया जाता है। यह दिवस रॉक म्यूजिक और इसके कलाकारों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। खासकर रॉक संगीत प्रेमियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन दुनिया भर में रॉक संगीत से जुड़े कार्यक्रम, कॉन्सर्ट और ट्रिब्यूट इवेंट्स होते हैं। इंग्लिश में इसे वर्ल्ड रॉक डे कहा जाता है। पढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने सेकंड प्रश्न की ओर।
भारत सरकार ने किस योजना पर काम कर रही है? भारत सरकार अपनी किस योजना पर काम कर रही है, जिसमें प्रत्येक बैटरी के लिए एक डिजिटल पहचान क्यूआर कोड सहित दी जाएगी? Which initiative is India planning that will provide a digital identity including क्यूआर कोड for each battery? तो अभी भारत सरकार कौन सी योजना पर कार्य कर रही है, जैसे प्रत्येक बैटरी को एक डिजिटल क्यूआर कोड प्रदान किया जाएगा, जिस मतलब योजना में, तो इलेक्ट्रिक बैटरी सर्विस योजना, या फिर बैटरी आधार योजना, या फिर बैटरी पासपोर्ट व्यवस्था, या फिर हरित हरित ऊर्जा कोड पहल। तो अभी अपनी भारत सरकार कौन सी बैटरी पासपोर्ट व्यवस्था योजना पर काम कर रही है। इसके इसमें क्या होगा, भारत खुद की बैटरी पासपोर्ट व्यवस्था बनाएगा। इसमें क्या होगा, भारत खुद की बैटरी पासपोर्ट व्यवस्था बनाएगा इसमें, और बैटरी की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उसको क्यूआर कोड में एम्बेडेड किया जाएगा। मतलब बैटरी की जितनी भी व्यवस्था है उसको क्यूआर कोड में बता दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो जैसे अपना इंसानों का जो आधार कार्ड होता है ना, उसमें इंसानों की पहचान की जाती है, वैसी बैटरी की पहचान की जाएगी, उसकी गुणवत्ता देखी जाएगी, उसकी ट्रैकिंग करेंगे और उसकी रिसाइकलिंग को बेहतर बनाएंगे। किससे? बैटरी पासपोर्ट व्यवस्था से। बढ़ते हैं इसी के साथ, तो कौन सी योजना शुरू कर रही है अपनी भारत सरकार? तो बैटरी पासपोर्ट व्यवस्था। भारत अपनी खुद की बैटरी पासपोर्ट व्यवस्था लागू करने की योजना बना रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक बैटरी की विशेषताओं को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा, और यह डेटा क्यूआर कोड में एम्बेडेड किया जाएगा, जिससे उनकी पहचान की जाए, ट्रैकिंग की जाए और उनकी गुणवत्ता पता की जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा, कौन सा मंत्रालय भारतीय भाषाओं में एआई आधारित कंटेंट टूल्स को बढ़ावा देने के लिए कला सेतु चैलेंज शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द कला सेतु चैलेंज टू प्रमोट एआई बेस्ड कंटेंट टूल्स इन इंडियन रीजनल लैंग्वेज? तो कौन से मंत्रालय ने एआई भाषाओं में एआई आधारित टूल्स को बढ़ावा देने के लिए कला सेतु चैलेंज शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने, या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने? पहली बात तो कला सेतु है क्या? ये कला सेतु मतलब इसमें क्या होगा, कला सेतु में इसका उद्देश्य क्या है? कला सेतु के बारे में बात करें तो भारतीय जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें जो काम कर रहे जो एआई स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है। किसके लिए किया गया है? जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनमें एआई आधारित जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसको किया जा रहा है, कला सेतु चैलेंज को। इस पहल को ना बेवैक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया गया है। किसके माध्यम से शुरू किया है? बेवैक्स प्लेटफॉर्म। इस पहल को बेवैक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया गया है। किससे शुरू किया गया? वेबएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पहल को शुरू किया गया है। इस चैलेंज के तहत ऐसे टूल विकसित किए जाएंगे जो टेक्स्ट रियल टाइम को ओरिजिनल वीडियो और ग्राफिक्स ग्राफिक्स में बदल देंगे। कैसे? वीडियो और ग्राफिक्स में बदल देंगे। जो मतलब इस चैलेंज के तहत ऐसे टूल विकसित किए जाएंगे जिसमें रियल टाइम में वीडियो ग्राफिक्स आदि बदल सके। यह भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री के निर्माण में एक क्रांति ला सकता है। क्या ला सकता है? भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री के रूप में एक क्रांति ला सकता है। तो इसका जो मंत्रालय है, इसको कौन से मंत्रालय चैलेंज किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। कौन? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हम बात करें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? मतलब इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसके मंत्री हैं। अगर हम बात करें शिक्षा मंत्रालय की, तो शिक्षा मंत्रालय के कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की बात करें तो ये कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय की बताइए। ये अश्वनी वैष्णव जी के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? मैंने अभी बताया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अंतर्गत में आता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अच्छा, संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के अंतर्गत आता है। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। पढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कला सेतु चैलेंज को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारतीय जो क्षेत्रीय भाषाएं होते हैं उसमें जो काम कर रहे जो स्टार्टअप होते हैं ना, उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्नेक ब्रिज का नया नाम क्या रखा गया है? तो कार्नेक ब्रिज का नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम जो रखा है वो क्या रखा है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कार्नेक ब्रिज रिसेंटली रिनेम्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? तो कार्नेक ब्रिज का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या नाम रखा है? शिवानी ब्रिज, वीर सावरकर ब्रिज, या फिर सिंदूर पुल, या फिर अमृत पुल? पहले कार्नेक ब्रिज की हम बात करें तो ये एक रेलवे पुल है। कैसा है? कार्नेक ब्रिज ये एक रेलवे पुल है।
रेलवे पुल है। अच्छा, ये कार्न जो रेलवे पुल है कार्निक ब्रिज, तो ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में। इस पुल का निर्माण की बात करें तो ब्रिटिश काल में इसका निर्माण हुआ था। कब? ब्रिटिश काल में। इसका जो निर्माण है वो वहाँ के जो ब्रिटिश के जो कलेक्टर थे, विलियम्स, कौन? विलियम कार्निक। विलियम कार्निक के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। किसके नाम पर? इसका नाम किसके नाम पर था? विलियम कार्निक के नाम पर था। जिसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया? सिंदूर पुल रख दिया है, कार्निक ब्रिज का नाम बदल क्या? सिंदूर ब्रिज। अच्छा, सिंदूर ब्रिज रखा है। और शिवाजी ब्रिज कहाँ पे है? शिवाजी ब्रिज अपना कहाँ पे? दिल्ली में है। वीर सावरकर सेतु कहाँ है? ये मुंबई में ही है। ये भी मुंबई में, महाराष्ट्र में ही। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। कार्निक ब्रिज जो मुंबई में स्थित है, एक ऐतिहासिक रेलवे पुल है ये, और ब्रिटिश काल में बना था। इसका नाम ब्रिटिश जो कलेक्टर थे विलियम कार्निक के नाम पर रखा गया था, और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इस पुल का नाम बदलकर सिंदूर पुल रखा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किसी किले को चुना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन जुलाई 11 2025? अब बताइए, गोलकुंडा किले को, या फिर जिंजी किला को, या फिर लाल किला को, या चित्तौड़गढ़ किला को? तो 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को की बैठक हुई है, यूनेस्को की, जो उसमें विश्व धरोहर के रूप में एक इस किले को मतलब शामिल किया गया है। वो किला कौन सा है ये बताना है अपन को। तो ये तमिलनाडु का जो किला है, कौन सा? तमिलनाडु के राज्य में जो प्राचीन और ऐतिहासिक किला है, जो कौन सा? जिंजी का किला, जो कि कहाँ पे है? ये तमिलनाडु का किला है। कहाँ? तमिलनाडु का प्राचीन और ऐतिहासिक किला है ये। इस किले को अपनी रक्षा व्यवस्था और अभेद रक्षा व्यवस्था और किसके लिए जाना जाता है ये बताइए? इस किले को अपनी अभेद रक्षा व्यवस्था और वास्तुकला के लिए ये किला प्रसिद्ध है। किसके लिए? वास्तुकला और अभेद रक्षा के लिए ये किला प्रसिद्ध है। वास्तुकला और अभेद रक्षा। तभी इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। किससे? जिंजी के किले। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। अच्छा, ये किला तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु से जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम मुख्यमंत्री कौन है? बताइए, एम के स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बताइए, आर एन रवि। कौन है तमिलनाडु के राज्यपाल? आर एन रवि। गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा कहाँ पे बताइए? लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है लाल किला। कहाँ पे है? दिल्ली में। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ का किला अपना राजस्थान में। अगर हम बात करें गोलकुंडा किले की, तो गोलकुंडा किला कहाँ पे बताइए? गोलकुंडा कहाँ पे? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। जिंजी किला तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है, जिसे दक्षिण का जटगढ़ भी कहा जाता है। जिंजी को किला का कहा जाता है? दक्षिण का जटगढ़। ये याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जिंजी किला को दक्षिण का क्या कहा जाता है? तो दक्षिण का जड़गढ़ कहा जाता है। यह किला अपनी अभेद रक्षा व्यवस्था और वास्तुकला और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 11 जुलाई 2025 को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की बैठक में इसे विश्व धरोहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आयोजित किया है। अब यूनेस्को की हम बात कर रहे हैं, तो यूनेस्को की, अच्छा बताइए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी अपनी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। पढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के 87वें ग्रांड मास्टर का खिताब हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडिया 87 चेस ग्रांड मास्टर? तो भारत के 87वें ग्रांड मास्टर का खिताब कौन जीता है? कौन बना है भारत के 87वें ग्रांड मास्टर की बात करें तो कौन जीता है बताइए? भारत के 87वें ग्रांड मास्टर, तो ये चेन्नई के जो युवा खिलाड़ी हैं, युवा शतरंज खिलाड़ी हैं, हरिकृष्ण ए आर। कौन? हरिकृष्ण ए आर। इनको भारत के 87वें ग्रांड मास्टर का खिताब जीता है इन्होंने। कौन सा? भारत के 87वें ग्रांड मास्टर खिताब कौन जीता है? 87वें ग्रांड मास्टर भारत के, तो हरिकृष्ण ए आर राव, ए राव। पढ़ते हैं इसी के साथ। चेन्नई के युवा शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्ण ने हाल ही में भारत के 87वें ग्रांड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा।
किस देश ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? ट्रक। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इनिशिएटिव स्कीम? तो कौन से देश ने अपने भारत की पहली इलेक्ट्रिक ओ सॉरी किस देश ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? चीन ने, अमेरिका ने, जर्मनी या भारत ने? तो भारत ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। किसने? भारत ने। क्यों किया है इस योजना को शुरू? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो ट्रक प्रोत्साहन योजना है, इसको क्यों शुरू किया है? ताकि उत्सर्जन को कम किया जाए, देश में जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम किया जा सके और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन किया जाए और लॉजिस्टिक सेक्टर को हरित ग्रीन बनाना है। क्यों? एक तो कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, इसके तहत क्या हो, इस योजना में क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित करना और क्या होगा? लॉजिस्टिक सेक्टर में हरित और ग्रीन बनाना है। लॉजिस्टिक सेक्टर को कैसा? लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक सेक्टर को हरित ग्रीन बनाना है। क्यों शुरू किया गया इस योजना को? ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और लॉजिस्टिक सेक्टर को हरित और ग्रीन बनाने के लिए इसको शुरू किया गया। भारत ने शुरू किया है अपने ने। अच्छा, चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? युआन। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी डॉलर। जर्मनी की बात करें तो बर्लिन यहाँ की कैपिटल है, करेंसी क्या है? यूरो। बढ़ते हैं इसी के साथ। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश में कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उसको कम करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना और लॉजिस्टिक सेक्टर को हरित या ग्रीन बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला CEO और MD कौन बनी है जो 1 अगस्त से कार्यभार संभालेंगी? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL हु विल टेक चार्ज फ्रॉम 1 अगस्त? तो कौन बनी है HUL की पहली महिला और CEO और MD? HUL की पहली महिला CEO MD की बात करें तो अपर्णा गुप्ता या फिर इंदु भार्गव या फिर प्रिया नायर या फिर रोहिणी शर्मा। तो ये प्रिया नायर को अभी HUL की पहली भारतीय महिला है जो HUL की मतलब CEO और MD बनी है। कौन? प्रिया नायर। ये किसकी जगह लेंगी? तो रोहित जावा की जगह लेंगी। किसकी? रोहित जावा की। ये HUL के लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसा है पहली बार किया है HUL ने, किसी महिला को अपना मतलब अपना MD और CEO नियुक्त किया है HUL ने। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। प्रिया नायर को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में पहली महिला CEO और MD के पद पर नियुक्त किया है। ये अपना पद कब से संभालेंगे? 1 अगस्त से ये अपना कार्यभार संभालेंगी। किसकी जगह ली है इन्होंने? तो रोहित जावा जी की जगह ली है इन्होंने, जो वर्तमान में यह पद संभाल रहे हैं। यह नियुक्ति HUL के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी के शीर्ष नेतृत्व में पहली बार किसी महिला को यह जिम्मेदारी दी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य की योजना है? तो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की बात करें तो ये अभी लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। इस स्कीम ऑफ विच स्टेट? तो किस मतलब स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या गुजरात ने? अगर हम बात करें मुख्यमंत्री ग्राम योजना वृंदावन ग्राम योजना की, तो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने लॉन्च किया है इसको? मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में इसमें इस वृंदावन मतलब इस योजना का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री जो वृंदावन ग्राम योजना है, कि गौ संरक्षण करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। क्या है इसका उद्देश्य? गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। क्या है इसका उद्देश्य? गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम में क्या होगा इस योजना में? इस योजना में ऐसे विधानसभा को मतलब विधानसभा के ऐसे क्षेत्रों को मतलब ऐसे गांव को उसमें लिया जाएगा जिसकी आबादी कम से कम 2000 हो
और जिसमें गायों की संख्या कम से कम 500 हो। क्या आबादी कम इस योजना में उन गाँवों को क्या किया जाएगा? वृंदावन ग्राम योजना के में तब्दील किया जाएगा। किसमें? वृंदावन ग्राम योजना में तब्दील कर दिया जाएगा ऐसे गाँव को, जिसमें कम से कम आबादी 2000 की हो और गाय की संख्या कितनी हो? 500। अब मध्य प्रदेश ने ये इस योजना को शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश के सीएम आप लोग मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में सीएम कौन है? और मध्य प्रदेश में सीएम बताइए, साथ में मध्य प्रदेश में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के सीएम है। कौन? डॉक्टर मोहन यादव। यहाँ के गवर्नर राज्यपाल की हम बात करें तो गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगनलाल पटेल। करेंसी क्या है? वो यहाँ की वो क्या है? मध्य प्रदेश की लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं मध्य प्रदेश में? जवारा होता है। और कौन सा होता है? मटकी होता है। और कौन सा होता है? आड़ा खाड़ा नाच होता है। आड़ा खाड़ा नाच। मध्य प्रदेश में और कौन-कौन से लोक नृत्य होते हैं? सैला सालेलार की होता है, सैला भड़ौनी होता है, सालेलार की। ये सब कहाँ पे होते हैं? एक सैला भड़ौनी करके होता है। ये सब कहाँ पे होते हैं? मध्य प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना कहाँ शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश में। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो हरिबाऊ बागड़े। उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान के अच्छा राजस्थान के लोक नृत्य भी बता दें, घूमर हो गया, चाकरी हो गया, गड़गौड़ हो गया, झूमर हो गया, तो ये सब कहाँ के? राजस्थान के। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश की पहली तो कैपिटल बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सी कैपिटल है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल अपनी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, आप सबको पता होगा। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की हम बात करें तो नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, कजरी हो गया, छौरा हो गया। कौन सा? नौटंकी, रासलीला, कजरी, झौरा, ये सब कहाँ पे होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। अगर हम बात करो गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात में सब सीएम कौन है? गुजरात के सीएम बताइए, तो भूपेंद्र पटेल जी गुजरात में सीएम है। अच्छा, गुजरात में गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है गुजरात के। अच्छा, गुजरात में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? गुजरात के लोक नृत्य बताइए, तो गुजरात में लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? टिप्पणी हो गया, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, टिप्पणी, भावई, भवई होता है या भावई, भवई, ये सब कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ एक्सप्लेनेशन की ओर। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य गांव में गौ संरक्षण और समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत चुने गए गांव को वृंदावन गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? रिसेंटली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ द विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो किसने किया है? यूनेस्को ने, आईएमएफ ने, डब्ल्यूएचओ ने, तो वर्ल्ड बैंक ने। अभी हाल ही में यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है उसको, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, उसको विश्व धरोहर की सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया है। किसने? यूनेस्को ने। अब यूनेस्को ने इसको शामिल किया, इसके लिए मतलब इसकी विशेषता क्या है? जो मराठा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये भारत के लिए गर्व की बात है कि मराठा साम्राज्य की जो स्थापत्य कला है वो किलेबंदी है, और वहाँ के सैनिक महत्व जो विशेष मतलब वैश्विक स्तर पर इसको पहचान मिलेगी। किसको? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को। ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, क्योंकि इससे क्या होता है, वहाँ की जो स्थापत्य कला है और वहाँ की जो सैनिक व्यवस्था है, उनको महत्व तो मतलब वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी, पहचान मिलेगी। तो इसको किसने शामिल किया है? यूनेस्को ने। अब इसको यूनेस्को ने शामिल किया है, तो यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? बताइए। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में। कहाँ है पेरिस? फ्रांस में। अच्छा, आईएमएफ की क्या, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएमएफ की स्थापना बताइए। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक। अगर हम बात करें आईएमएफ की स्थापना के बारे में, तो बताइए आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो अपनी आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1944 में। कब? 1944 में। डब्ल्यूएचओ की कब हुई थी? तो 1948 में। वर्ल्ड बैंक की कब हुई थी? तो 1944 में।
ये 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में। हाँ, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी अपनी 1948 में। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन डीसी। डब्ल्यू अच्छा, आईएमएफ की वो पूछा था मैंने आपसे, आईएमएफ का कहाँ पे हेडक्वार्टर? तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। बताइए कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में ही है। हाल ही में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इससे मराठा साम्राज्य की स्थापत्य कला, किलेबंदी और वहां के जो सैनिक महत्व को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। ये रिवीजन के हमारे लास्ट क्लास के क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार द्वारा अरावली पहाड़ियों में प्रस्तावित एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का उद्देश्य क्या है? तो अभी भारत के मतलब हरियाणा सरकार ने अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। तो ये कहाँ पे 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। ये वन्य जीव, इसके उद्देश्य क्या है? वन्य जीव जो संरक्षण है और पर्यटन है, और वहाँ के स्थानीय लोगों उनको रोजगार के अवसर प्रदान किया जा सके। हाल ही में टाइफून डनास से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? टाइफून डनास एक प्रकार का तूफान है। यह फिलीपींस, ताइवान और बाद में पूर्वी चीन की ओर बढ़ गया था। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एस्मोस योजना का उद्देश्य क्या है? इसके तहत मच्छरों की निगरानी और नियंत्रण किया जाएगा। भारत निम्न में से किस देश के साथ चेन्नई तट पर जामाता तटरक्षक का अभ्यास करेगा? तो मालदीव के साथ। मालदीव की क्या राजधानी क्या है? माले, करेंसी यहाँ की टेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। कॉन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो बीएस रवि के द्वारा लिखी गई। कौन सी? कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। किस राज्य में प्रसिद्ध शाकंभरी महोत्सव का आयोजित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। जुलाई 2025 को किसे एप्पल का नया सीईओ परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो सबीर खान को। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने 2025 के ड्राफ्ट पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियम जारी किए हैं? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। 9 जुलाई 2025 को किस देश के दवा नियामक संस्था ने छोटे बच्चों के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है? तो स्विट्जरलैंड ने। ये दैनिक भास्कर के कुछ क्वेश्चन है हमारे। मार्केट कैप $4 ट्रिलियन हो गया है। एआई चिप कंपनी एनवीडिया $4 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। यह उपलब्धि उसे एआई क्षेत्र में मजबूत पकड़ के लिए चलते मिली है। शुभांशु शुक्ला की वापसी होने वाली है कब? 14 जुलाई को। अंतरिक्षी अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियो मिशन 4 के तहत अन्य सदस्य 14 जुलाई को आईएसएस से लौटेंगे। मिशन में इन्होंने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए थे। एचयूएल की पहली महिला सीईओ और एमडी प्रिया नायर बनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ एमडी बनाई है। नायर 1 अगस्त से यह अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी, जो किसकी जगह लेंगी? रोहित जावा की जगह लेंगी। फीफा रैंकिंग में भारत फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में भारतीय मेंस फुटबॉल टीम 6 स्थान फिसल कर 133वें स्थान पर पहुंच गई। पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा खराब रैंक है ये। स्टारलिंक को भारत में सर्विस देने की मंजूरी मिल गई है। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए इन स्पेस से मंजूरी मिली। अब वह यहाँ कमर्शियल इंटरनेट सेवा दे सकेगी। आज की कुछ प्रमुख खबरें। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट NSSIR-3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की फसल बीमा दावों पर लंबित मामलों की जल्द सुनवाई के आदेश दिए। भारत की पहली हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन की ट्रायल रन की हरी झंडी मिल गई है। आज की कुछ कानूनी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा, भीड़ तंत्र पर कार्रवाई क्यों धीमी है? दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। आज की दुर्घटना। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 8 लोगों की मौत, कई लापता। मुंबई पुणे एक्सप्रेस में बस दुर्घटना, 14 लोग घायल। मनोरंजन समाचार आज के। फिल्म सम्राट अशोक के टीजर ने यूट्यूब पर 24 घंटे में 35 मिलियन व्यूज पार किए। गायिका नेहा कक्कड़ ने अपना नया पंजाबी एल्बम दिलदार रिलीज किया। आज के रक्षा समाचार हमारे। रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ के साथ 25,000 करोड़ रुपए की रक्षा उपकरण निर्माण के लिए समझौते किए। भारतीय नौसेना ने विजय शक्ति 2025 अभ्यास में अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम की टेस्टिंग की। आज के हमारे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के रूप में लिजी हार्पर ने शपथ ली। अमेरिका ने चीन पर नई तकनीकी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। आज के विश्व समाचार। डब्ल्यूएचओ ने नई कोरोना वेरिएंट KP.5 को वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न
घोषित की है। फ्रांस में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, कृषि कानूनों में बदलाव की मांग। आज के खेल समाचार हमारे विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरे किए। पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 88.96 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। भारत के बारे में कुछ तथ्य। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जिसकी लंबाई एक 1366.33 मीटर है। जीके टुडे आज का पंचायती राज के जो शब्द है वो पहली बार बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा सुझाया गया था। आज के जन्मे व्यक्ति कौन है? संजय मांजेकर, भारतीय क्रिकेट व क्रिकेटर। आज के जन्मे व्यक्ति नहीं, 12 जुलाई 1965। मलाला यूसुफजई की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिनका जन्म हुआ था 12 जुलाई के। मलाला यूसुफजई के साथ भारत को भी मतलब भारत के एक व्यक्ति को भी नोबेल पुरस्कार मिला था, उसका नाम आप लोग मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही, ये आप लोगों की हेल्थ के लिए। मानसून में पानी उबालकर पिएं ताकि जल जनित बीमारियों से बचाव हो। अधिक समय में हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन करें और पर्याप्त पानी पीते रहें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर, अगर हम आपको हमारे बैचेस के बारे में कुछ जानना हो तो आप इन सेक्टर में हमारे जो ऑफलाइन सेंटर उस पे आ सकते हैं। ये हमारा एड्रेस है 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टॉवर्स, इंद्रपुरी सी सेक्टर भोपाल में। बाकी आपको कुछ फोन करके भी आप लोग पूछ सकते हैं बैचेस के बारे में, कुछ भी आपको पूछना हो पढ़ाई को लेकर तो आप बात कर सकते हैं। बाकी आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद।